नमस्कार साथियों, शुभ दीपावली आप सभी को। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश की कृपा बनी रहे, यही आज दीपावली के अवसर पर हमारी शुभकामना है। मित्रों देखिए, जैसा कि अब प्री का एग्ज़ाम हो चुका है, पीसीएस का भी, और आरओ का प्री का रिजल्ट भी आ गया है, मेंस का फॉर्म भी आ गया है, तो और प्री की यूपी पीसीएस प्री की आंसर की भी आ गई है। तो आप सभी ने मतलब जिनको आरओ का मेंस देना है और जिनको पीसीएस का मेंस देना है, या जिनको दोनों परीक्षाओं का मेंस देना है, एक मोटी मोटा आइडिया लग गया है और लोग अपनी अपनी तैयारी को मतलब अपने योजना के अनुरूप मूर्त रूप देने लगे हैं। तो इसी सिलसिले में आरओ का चाहे पेपर हो, चाहे यूपी पीसीएस का पेपर हो, दोनों परीक्षाओं में निबंध पूछा जाता है। और दोनों परीक्षाओं में जब निबंध पूछा जाता है तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि आरओ में जो निबंध आता है, ये 40 अंकों का 3 निबंध, यानी 3 सेक्शन से 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। तीनों 40-40 अंक के होते हैं, यानी कि 120 अंक के 3 निबंध आपको लिखने होते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल हिंदी में, ठीक है, आरओ में आप अंग्रेजी में ऐसे नहीं लिख सकते हो, केवल हिंदी में आपको निबंध लिखना होगा। वहीं अगर यूपी पीसीएस की बात की जाए तो यूपी पीसीएस में भी ए बी सी करके 3 सेक्शन आते हैं और तीनों सेक्शन से आपको एक एक निबंध लिखना होता है, जो कि 50-50 अंकों का होता है। 50-50 अंकों का होता है, यानी कि ये 150 अंकों का टोटल निबंध होता है और यहाँ 120 अंकों का टोटल निबंध होता है। आरओ के जो निबंध है वो लगभग 600 शब्दों में आपको लिखने होंगे और यूपी पीसीएस के जो निबंध है वो आपको लगभग 700 शब्दों में लिखने होते हैं एक निबंध। तो इस तरीके से निबंध एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और अभी हाल ही में यूपी पीसीएस 2024 की मुख्य परीक्षा संपन्न हुई है जून 2024 में ही मुख्य परीक्षा जब संपन्न हुई तो उसमें जो निबंध का पेपर था, उस निबंध के पेपर में कौन कौन से टॉपिक आए थे, उन टॉपिक पे कैसे कैसे किस प्रकार आप निबंध लिख सकते थे, या उनसे रिलेटेड अगर टॉपिक आ गया आरओ में या यूपी पीसीएस मेंस में 2025 में, तो आप कैसे निबंध लिखेंगे, वही एक आइडिया आपको देने के लिए, उन्हीं टॉपिक का विश्लेषण करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो यूपी पीसीएस मेंस का जो निबंध का पेपर था, आप जो है आयोग की साइट पे जाके निबंध वाला पेपर डाउनलोड कर लीजिए और देखिए किन किन टॉपिक से निबंध पूछा गया था। तो उसमें पहला टॉपिक आपका था कि मानव मूल्य और साहित्य। क्या था? मानव मूल्य और साहित्य। इस विषय पे हमको निबंध लिखना था, मानव मूल्य और साहित्य विषय पे। तो मानव मूल्य और साहित्य विषय पे निबंध लिखा कैसे जा सकता है, उसका एक आइडिया यहाँ से मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छा निबंध इस टॉपिक पे या इससे रिलेटेड टॉपिक पे लिख पाएंगे। दोस्तों, निबंध सेक्शन में एक टॉपिक फिक्स है हमेशा, मतलब आयोग की 2018 से लेकर के और 2023 या 24 तक के पेपर आप उठा के विश्लेषण कर लीजिए निबंध सेक्शन के, एक टॉपिक हमेशा कॉमन मिला है आपको, वो है साहित्य। तो साहित्य विषय से अगर हम निबंध तैयार कर लेते हैं या साहित्य विषय से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हम बिल्ड कर लेते हैं कि निबंध लिखा कैसे जाएगा, तो हर साल और कोई टॉपिक और सभी टॉपिक निबंध के बदलते रहेंगे, लेकिन साहित्यिक निबंध हमेशा एक आएगा। जैसा कि इस बार भी आप देख रहे हैं पूछा गया है मानव मूल्य और साहित्य। कभी कभी पूछ लिया गया साहित्य समाज का दर्पण है, कभी कभी पूछ लिया गया साहित्य और नैतिक मूल्य, ठीक है, कभी कभी पूछ लिया गया साहित्य के मूल्य, कभी कभी ये कहा जाता है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। तो इस तरीके से घुमा घुमा के साहित्य से रिलेटेड निबंध हमेशा आपको दिए जाते रहे हैं। तो 2024 में जो निबंध आया वो निबंध था मानव मूल्य और साहित्य। तो इसमें देखिए दो टॉपिक आए थे, एक है मानव मूल्य और एक है साहित्य। तो देखिए इसमें पहला शब्द जो आया मानव मूल्य, तो मानव मूल्य को समझने से पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि मूल्य क्या होता है। मूल्य क्या होता है? देखिए मूल्य को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं।
एक मूल्य वो होता है जो भौतिक विनिमय का माध्यम होता है। जैसे मुद्रा के रूप में एक मूल्य होता है, मुद्रा के रूप में यानी आर्थिक मूल्य होता है। मुद्रा के रूप में जो मूल्य होता है, हम कोई मुद्रा दे करके कोई सामान मार्केट से लेके आते हैं। हम 10 रुपये का साबुन मार्केट से लेके आते हैं, तो उस साबुन का मूल्य 10 रुपये है। और एक मूल्य होता है कि जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे प्रतिमान हैं, जो हमारे कह लीजिए कि मतलब मान्यताएं हैं। मान्यताएं जो है जब एक समय के साथ, लंबे समय के साथ जो है वो मान्यताएं घर कर लेती हैं, हमारी आदत में आ जाती हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या में आ जाती हैं, वो एक मतलब हमारे समाज का एक कह लीजिए कि अनिवार्य अंग बन जाती हैं, तो उनको हम मूल्य कहते हैं। ठीक है। सामान्य तौर पे अगर कहा जाए, जैसे मानव मूल्य क्या है, अगर इसकी बात की जाए, या मूल्य क्या है पहले इसकी बात की जाए, तो सामान्य तौर पर वो सभी चीज़ें या वो सभी आदतें, वे सभी गुण जिनको मनुष्य मानना शुरू कर देता है, वो उसके मूल्य बन जाते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मूल्य आपके सकारात्मक भी हो सकते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी मैं मानव मूल्य या मानवीय मूल्य की बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल मूल्य की बात कर रहा हूँ। तो मूल्य आपके सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई भी आदत, कोई भी व्यवहार आप लगातार करने लगे, एक समाज का एक बड़ा तबका लगातार उसको फॉलो करने लगे, तो वो उस समाज का मूल्य बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि वो मूल्य पॉजिटिव ही हो, सकारात्मक भी हो। पॉजिटिव कैसे? जैसे झूठ बोलना भी एक मूल्य है। झूठ बोलना एक आदत है, लेकिन लंबे समय तक किसी समाज का जब हिस्सा बन जाए झूठ बोलना या भ्रष्टाचार करना, बेईमानी करना, चोरी करना, तो ये सब क्या हैं? ये उस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं। और जब कोई चीज़ लंबे समय तक उस समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है तो वहाँ का मूल्य कहलाती है। तो ये क्या है? नकारात्मक मूल्य हैं। जैसे सती प्रथा एक टाइम हमारे देश में विद्यमान थी, सती प्रथा विद्यमान थी, दास प्रथा विद्यमान थी। ठीक है। और विधवा विवाह निषेध विद्यमान था, बाल विवाह विद्यमान था। तो ये सब क्या हैं? ये भी उस समय का मूल्य थे। ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये मूल्य थे, लेकिन ये सभी नकारात्मक मूल्य की श्रेणी में आएंगे। वहीं सकारात्मक मूल्य की श्रेणी में क्या क्या आएगा? सत्य आएगा, ईमानदारी आएगी, ईमानदारी आएगी, नैतिकता आएगी, सदाचार आएगा, सदाचार आएगा, भाईचारे की भावना आएगा। तो ये सभी क्या हैं? ये सकारात्मक मूल्य हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम अपना निबंध लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम मूल्य को डिफाइन करेंगे एक दो लाइन में कि मूल्य क्या होते हैं। मनुष्य मतलब जिन चीज़ों को वरीयता देना शुरू कर देता है, जिन चीज़ों को महत्व देना शुरू कर देता है, वही उसके लिए क्या बन जाते हैं? मूल्य बन जाते हैं। ठीक है। व्यक्ति की वरीयताएं ही मतलब व्यक्ति जब जिन चीज़ों को वरीयता देना शुरू कर दे, महत्व देना शुरू कर दे और लंबे समय तक उनको फॉलो करने लगे, तो वो उसके लिए मूल्य बन जाते हैं। मूल्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। लेकिन मानव मूल्य क्या है? ह्यूमन वैल्यू क्या है? देखिए, ह्यूमन वैल्यू जब मूल्य सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं, तो मानव मूल्य भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब वहीं में एक शब्द आ जाता है नैतिक मूल्य या नैतिकता, तो नैतिक मूल्य वही चीज़ें मतलब वही मूल्य नैतिक मूल्य कहलाएंगे जो पॉजिटिव होंगे, जो सकारात्मक होंगे। नैतिकता का सीधा संबंध है सकारात्मकता से। ठीक है। जो समाज के कल्याण की बात करें, जो समाज में सदाचार की भावना का विकास करें, जो समाज को ईमानदारी सिखाएं, वो सब क्या होंगे? नैतिक मूल्य होंगे। और नकारात्मक मूल्य वो होंगे, झूठ हो गया, चोरी हो गया, डकैती हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये सब क्या हैं? ये नकारात्मक मूल्य हैं। तो जब आप निबंध ये वाला लिखेंगे कि मानव मूल्य और साहित्य,
तो सबसे पहले मूल्यों को डिफाइन करेंगे कि मूल्य वो होते हैं जो मतलब व्यक्ति लंबे समय तक जिन चीज़ों को महत्व देना शुरू कर दे, जिन चीज़ों को वरीयता देना शुरू कर दे, वो उसके लिए मूल्य बन जाते हैं। अब मूल्य सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। ठीक है, मूल्य जब सकारात्मक होते हैं, मूल्य जब सकारात्मक होते हैं तो उनका एक महत्वपूर्ण गुण होता है, वो शाश्वत होते हैं। शाश्वत का मतलब वो लंबे समय तक चलते हैं। वो मतलब मूल्य जो है एक तरीके से कह लीजिए कि वो अस्थायी बन जाते हैं। समय बदलता रहता है, देश काल बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन मूल्य वही के वही रहते हैं। जैसे प्राचीन समय में सत्य बोलना एक पॉजिटिव मूल्य था, एक सकारात्मक मूल्य था। तो सत्य बोलना क्या आज नकारात्मक मूल्य हो गया है? नहीं हुआ है। तो सत्य बोलना पुराने समय में भी एक सकारात्मक मूल्य था, आज भी एक सकारात्मक मूल्य है। तो ये मानव मूल्य है। ठीक है, इसी प्रकार ईमानदारी, अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा, ये सब क्या हैं? सकारात्मक मूल्य हैं। ठीक है, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, ठीक है, भ्रातृत्व की भावना, बंधुत्व की भावना, देशभक्ति, देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, ये सब क्या हैं? सकारात्मक मूल्य हैं। तो ये मूल्य जो है समय के साथ, देश काल परिस्थिति एवं समय के साथ बदले नहीं हैं, बल्कि ये शाश्वत हैं, अस्थायी हैं। तो जो मूल्य सकारात्मक हों, शाश्वत हों, अस्थायी हों और एक पूरे समाज को सकारात्मक दिशा में ले जा रहे हों, सही दिशा में ले जा रहे हों, उनको मानव मूल्य की संज्ञा या मूल्यों की संज्ञा दी जा सकती है। तो जब आप निबंध की शुरुआत करेंगे तो आप डिफाइन करेंगे कि मानव मूल्य क्या हैं। ठीक है, मानव मूल्य में बताएंगे कि मानव मूल्य वे हैं जिनको व्यक्ति लंबे समय तक फॉलो करता है, जिनका व्यक्ति लंबे समय तक अनुसरण करता है। और मानव मूल्य सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। अब सकारात्मक नकारात्मक को डिफाइन करने के बाद हम आ जाएंगे साहित्य क्या है, इसको डिफाइन करेंगे। तो साहित्य का सीधा सा मतलब है कि जो समाज के हित की बात करता हो। साहित्य का सीधा सा मतलब है कि जो समाज के हित की बात करता हो। यहाँ एक प्रसंग आप जोड़ सकते हैं कि जैसे बाल गंगाधर तिलक को उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बार उनसे पूछा कि आपको जो है एक तरफ स्वर्ग में विलासिता की वस्तुएं दे दी जाएं, खूब आराम दे दिया जाए, खूब मतलब लग्जरी लाइफ आपको दे दी जाए, और दूसरी तरफ आपको साहित्य दे दिया जाए, साहित्य दे दिया जाए, तो आप किसको मतलब किसकी तरफ जाना पसंद करेंगे या किसको ग्रहण करना पसंद करेंगे? तो बाल गंगाधर तिलक का जवाब था कि मैं साहित्य को ग्रहण करना पसंद करूंगा, क्योंकि साहित्य में लोक कल्याण की भावना है, लोक मंगल की भावना है। इस पे भी निबंध आता है, लोक मंगल की भावना और साहित्य। तो साहित्य में लोक मंगल की भावना है। साहित्य जो है, साहित्य ही वो चीज़ है या मूल्य ही, साहित्य एवं मूल्य ये दो ही ऐसी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को जानवर से अलग बनाती हैं। मूल्य हमको क्या करते हैं? सकारात्मक मूल्य क्या करते हैं? नैतिकता सिखाते हैं। साहित्य क्या करता है? साहित्य भी हमको अपनी रचनाओं के माध्यम से नैतिक शिक्षा देता है, अच्छी बातें बताता है, सही दिशा दिखाता है। तो साहित्य और मूल्य यही दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमको जानवरों से अलग करती हैं। ठीक है, हमको ये कहाँ से सीखने को मिलता है कि यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये हमको कहाँ से सीखने को मिल रहा है? ये साहित्य से सीखने को मिल रहा है। और ये क्या है? एक मूल्य है। तो मूल्य और साहित्य दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, यानी कि मूल्यों का विकास भी साहित्य के बिना नहीं हो सकता और साहित्य का विकास भी मूल्यों के बिना नहीं हो सकता। यानी कि आप अगर इसको पेपर फोर्थ के नज़रिए से देखें तो आप इसको क्या कर सकते हैं? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इधर एक ये मूल्य हो गया, ये साहित्य हो गए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? साहित्य हो गया, और ये आपका क्या हो गया? मूल्य हो गया। तो क्या हो गया? दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। अगर
मूल्य नहीं है तो साहित्य का कोई मोल नहीं है, और अगर साहित्य नहीं है तो मूल्य का कोई मोल नहीं, क्योंकि साहित्य क्या करता है, समाज के हित की बात करता है। जब मूल्यों का पतन होने लगेगा, मूल्यों का क्षरण होने लगेगा, तो साहित्य अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपने नाटकों के माध्यम से, अपने उपन्यासों के माध्यम से हमको क्या करेगा, बताएगा, चेतावनी देगा, आगाह करेगा कि हमारा समाज या हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है। और मूल्य क्या है, अगर हमारे मूल्य अच्छे होंगे, हमारे वैल्यू अच्छे होंगे, हमारे अंदर सत्यनिष्ठा की भावना होगी, कर्तव्य निष्ठा की भावना होगी, ईमानदारी की भावना होगी, बंधुत्व की भावना होगी, समानता की भावना होगी, स्वतंत्रता की भावना होगी, तो हम अच्छे साहित्य का निर्माण करेंगे। हमारे साहित्य में हमारे मूल्य प्रतिबिंबित होंगे। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो जिस समाज में अच्छे मूल्य होंगे उस समाज का साहित्य भी अच्छा होगा, और जिस समाज का साहित्य अच्छा होगा उस समाज की आने वाली पीढ़ी के मूल्य भी अच्छे होंगे। तो दोनों एक दूसरे से एक तरीके से इंटरकनेक्टेड हैं। या एक चीज़ और यहीं आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने इधर मूल्य जोड़ा, इधर साहित्य जोड़ा, यहीं आप समाज को भी जोड़ दीजिए, ये समाज हो गया। इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। समाज, मूल्य और साहित्य एक दूसरे के हमेशा साथ चलने वाले हैं। ठीक है? कैसे? जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं, प्राचीन समय में ही कहा गया है अस्तु मा सद्गमया, अस्तु मा सद्गमया। ठीक है, हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तो अस्तु मा सद्गमया की भावना का विकास कहाँ हुआ? अस्तु मा सद्गमया की भावना का विकास हुआ साहित्य से। और अस्तु मा सद्गमया क्या है? एक मूल्य है। लेकिन साहित्य आने से पहले ही लोगों के दिमाग में, लोगों के जो है अंतःकरण में जब ये भावना विकसित हुई, तभी उन्होंने ये लाइन लिखी कि अस्तु मा सद्गमया, यानी उन लोगों के मूल्य अच्छे थे, उन लोगों के वैल्यूज अच्छे थे, वैदिक काल में लोगों के वैल्यूज अच्छे थे, तो उन्होंने अस्तु मा सद्गमया लिखा। ठीक है, अस्तु मा सद्गमया का संदेश दिया। ठीक, तो चाहे आप प्राचीन समय को ले लें, चाहे आधुनिक समय को ले लें, मानव मूल्यों के विकास में साहित्य का अभिन्न योगदान रहा है। आप इसके लिए रामायण का उदाहरण ले लीजिए कि भगवान श्री राम का जो चरित्र है, उनके चरित्र के माध्यम से हमको मर्यादा पुरुषोत्तम होने का संदेश मिलता है। यानी कि उनके जीवन के जो मूल्य थे, उनके मानव जीवन के जो मूल्य थे, वो महर्षि वाल्मीकि द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा साहित्य में प्रतिबिंबित किए गए। और जब साहित्य में वो प्रतिबिंबित किए गए तो हमको वो अनवरत काल से, मतलब अनवरत रूप से प्राचीन समय से ही क्या कर रहे हैं, अच्छी दिशा दिखा रहे हैं, सकारात्मक दिशा दिखा रहे हैं। तो मूल्य क्या होते हैं? हमको सकारात्मक दिशा दिखाते हैं। और मूल्यों को जानने के लिए आने वाली पीढ़ी को या अगली पीढ़ी को मूल्यों के विषय में जानने को कहाँ से मिलता है? साहित्य से मिलता है। तो साहित्य और मूल्य एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जब आप निबंध का इंट्रो लिखेंगे तो इन चीज़ों को जोड़ेंगे और उसके बाद फिर विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से आप अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मूल्य क्या करता है कि मूल्य समाज में ईमानदारी का संदेश देता है। तो हमको मूल्य मतलब एक सकारात्मक मूल्य, एक सकारात्मक मानव मूल्य ईमानदारी है। तो ईमानदारी का पाठ भी हमको कहाँ से पढ़ने को मिलेगा? हमको हमारे साहित्य से पढ़ने को ही मिलेगा। ठीक है, हमारे साहित्य से ही पढ़ने को मिलेगा। जब प्राचीन समय में भगवान राम और उनके चारों भाई गुरु विश्वामित्र के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, तो उनके अंदर अच्छी आदतों का विकास हुआ, अच्छे गुणों का विकास हुआ, अच्छे मूल्यों का विकास हुआ। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। ये हमको कहाँ से सीखने को मिल रहा? हमारे साहित्य से ही सीखने को मिल रहा है। तो क्योंकि भगवान राम को मतलब अच्छे मूल्यों का विकास अच्छी आदतें सीखने से हुआ, अच्छे गुरु की संगत में रहने से हुआ,
अपने बड़ों का आदर एवं सम्मान करने से हुआ, ये हमको कहाँ से सीखने को मिल रहा है? हमारे साहित्य से, हमारे रामायण से सीखने को मिल रहा है, हमारे श्री रामचरितमानस से सीखने को मिल रहा है। तो हमारे श्री रामचरितमानस, हमारा रामायण क्या है? वो हमारे साहित्य हैं। उन्हीं साहित्यों से हमें अच्छे गुणों का विकास सीखने को मिल रहा है। सत्यनिष्ठा की भावना, राजा हरिश्चंद्र का चरित्र हमको कहाँ पढ़ने को मिला है? राजा हरिश्चंद्र का चरित्र हमको नाटक में पढ़ने को मिला, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाटक में। और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाटक जब महात्मा गांधी ने देखा तो उनके अंदर सत्य के लिए अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उनके अंदर मतलब सत्य के प्रति अगाध प्रेम, अटूट विश्वास विकसित हो गया। वो कहाँ से हुआ? उन्होंने राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा। तो साहित्य क्या कर रहा है? अच्छे मूल्य का विकास कर रहा है। और इस तरीके से अच्छे मूल्य का विकास कर रहा है, ऐसे लोगों के मानस पटल पे वो अपना प्रभाव डाल रहा है, विकसित कर रहा है कि उन्हें महात्मा गांधी जैसा एक महान इंसान बनाकर भेजता है कि जो पूरे मतलब देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त करके आज़ादी की तरफ ले जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अहिंसा के विषय में भी आप देख सकते हैं। हमको गौतम बुद्ध और देवदत्त वाली कहानी जब पढ़ने को मिलती है, महात्मा बुद्ध और देवदत्त वाली कहानी जो हंस वाली है वो पढ़ने को जब मिलती है तो हमको उससे क्या सीखने को मिलता है कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा ही परम धर्म है, जीवों के प्रति दया ही परम धर्म है। और अहिंसा क्या है? एक सकारात्मक मूल्य है। जैसे आप कल को जो है एसडीएम बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, अधिकारी बनेंगे, तो आपके अंदर क्या है? अहिंसा की भावना होगी, तभी आप लोक मंगल कर पाएंगे, लोगों का कल्याण कर पाएंगे। ये हमको कहाँ से सीखने को मिल रहा है? हमारे साहित्य से सीखने को मिल रहा है। तो यहाँ भी मानव मूल्य और साहित्य एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। साहित्य क्या कर रहा है? शांति भी एक मूल्य है, मानवीय मूल्य है, सकारात्मक मूल्य है। साहित्य शांति का संदेश देता है। ठीक है। हमेशा जो भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं, जो महान साहित्यकार हैं, महान लेखक हैं, उन्होंने हमेशा शांति का संदेश दिया है। ठीक है। उन्होंने कभी भी हिंसा की बात नहीं की है। चाहे महात्मा गांधी की बात की जाए, चाहे स्वामी विवेकानंद की बात की जाए, चाहे मुंशी प्रेमचंद की बात की जाए, और चाहे शेक्सपियर की बात की जाए, चाहे फ्रांसिस बेकन की बात की जाए, यानी भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में किसी भी साहित्यकार को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो साहित्यकार शांति का ही संदेश दे रहा है। और शांति क्या है? एक सकारात्मक मूल्य है। और इस सकारात्मक मूल्य का विकास कहाँ से हो रहा है? साहित्य पढ़ने से हो रहा है। समयबद्धता की सीख हमको साहित्य से मिल रही है, निष्पक्षता की सीख हमको साहित्य से मिल रही है, कृतज्ञता की सीख हमको साहित्य से मिल रही है, देशभक्ति की भावना का विकास भी साहित्य से हो रहा है। ठीक है। बड़ों का सम्मान भी हम सीख रहे हैं साहित्य से कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। तो वरिष्ठ जनों का मतलब सम्मान भी हमको कहाँ से सीखने को मिल रहा है? साहित्य से। महिलाओं के प्रति सम्मान भी हमको कहाँ से सीखने को मिल रहा है? साहित्य से। नारी निंदा ना करो, नारी रतन की खान, नारी से नर होता है ध्रुव प्रहलाद समान। कबीरदास जी इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं। और कबीरदास जी कौन हैं? एक साहित्यकार हैं, एक रचनाकार हैं। तो साहित्य क्या कर रहा है? मानवीय मूल्यों का विकास कर रहा है, प्रेम का विकास कर रहा है, आध्यात्मिकता का विकास कर रहा, निष्ठा का विकास कर रहा है। इसीलिए अच्छे मूल्यों के विकास के लिए अच्छे साहित्य को पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि साहित्य का कर्तव्य जो है केवल मनोरंजन करना नहीं होता है, बल्कि साहित्य का कर्तव्य होता है लोक मंगल की भावना का विकास। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि केवल मनोरंजन ही नहीं, साहित्य का मर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश केवल मनोरंजन ही नहीं, साहित्य का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इतनी बड़ी लाइन मैथिली शरण गुप्त जी अपनी रचना के माध्यम से बोलते हैं कि वह साहित्य
अच्छे मानवीय मूल्यों का विकास नहीं कर सकता, सकारात्मक मानवीय मूल्यों का विकास नहीं कर सकता, जो केवल मनोरंजन के दृष्टिकोण से लिखा अथवा पढ़ा जाता है। और जो साहित्य मनोरंजन के दृष्टिकोण से लिखा अथवा पढ़ा जाता है वो लंबे समय तक शाश्वत नहीं रह पाता है। और सकारात्मक मूल्यों की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उनका शाश्वत रहना है। तो अगर कोई साहित्य केवल मनोरंजन करने के उद्देश्य से लिखा गया है तो लंबे समय तक शाश्वत नहीं रहेगा, और वो शाश्वत नहीं रहेगा तो सकारात्मक मूल्य नहीं बनेगा। इसलिए साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उचित मूल्य का संदेश देना भी होना चाहिए। प्रेम, निष्ठा, श्रद्धा, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा का संदेश जो हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण मूल्य हैं, उनका संदेश देने वाला भी होना चाहिए। इसके लिए तमाम उदाहरण हैं। आप प्रेमचंद जी का उदाहरण दीजिए, उनके तमाम कथन हैं। ठीक है, ऊपर ही मैंने ये लिखा है, ये देखिए कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। मतलब साहित्यकार का उचित फर्ज क्या है कि देशभक्ति और राजनीति के वो कभी पीछे नहीं चलता है, कि राजनीति जिस दिशा में जा रही है, देशभक्ति जिस दिशा में जा रही है, साहित्य भी उसी दिशा में चला जाए। ऐसा अगर साहित्य करेगा तो लंबे समय तक मार्गदर्शक नहीं बन पाएगा, हमारा उचित मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। साहित्य का दायित्व है कि वो आगे आगे चले, ठीक है, वो एक मसाल के रूप में लोगों को रास्ता दिखाए। ये भी, इस पे भी निबंध आता है कि साहित्य मार्गदर्शक के रूप में, साहित्य उचित मार्गदर्शक के रूप में। तो समाज में अगर कोई अवगुण व्याप्त हो गया है, दुर्गुण व्याप्त हो गया है, तो साहित्य क्या करता है? अपनी लेखनी के माध्यम से उस अवगुण, उस दुर्गुण पे तीखा प्रहार करता है, अपनी कलम के माध्यम से तीखा प्रहार करता है। और जब तीखा प्रहार करता है तो उस अवगुण या दुर्गुण का पतन होता है, नाश होता है, और समाज को मतलब एक तरीके से चेतना मिलती। समाज जो है अपनी जो सुषुप्त अवस्था में होता है वो जागृत अवस्था में आ जाता है, और उसको मतलब ये साहित्य को पढ़ने के माध्यम से ये पता चल जाता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारा समाज गलत दिशा में जा रहा है, और व्यक्ति फिर उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए प्रयत्न करना शुरू करता है। तो साहित्य का क्या करता है? साहित्य एक मार्गदर्शक के रूप में हमें क्या करता है? उचित मूल्यों का ज्ञान देता है। साहित्य मार्गदर्शक के रूप में उचित मूल्यों का ज्ञान देता है। जैसे महात्मा गांधी का आप उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के अंदर सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा के गुणों का विकास कहाँ से हुआ? साहित्य को पढ़ने के माध्यम से हुआ। उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नामक नाटक देखा, उनके अंदर अच्छे गुण विकसित हुए। आप भगवान श्री राम का उदाहरण ले सकते हैं, आप महात्मा बुद्ध का उदाहरण ले सकते हैं, आप स्वामी विवेकानंद का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। आप गीता का उपदेश देख सकते हैं। गीता का उपदेश क्या बताता है? कि अधर्म पर हमेशा धर्म की विजय होगी, ठीक है। ये भी एक साहित्य है। गीता का उपदेश, अधर्म पर हमेशा धर्म की विजय होती है। भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को क्या संदेश दिया कि अगर कोई अधर्मी है तो भले ही अपना सगा संबंधी क्यों ना हो, उसका नाश अवश्य होगा, उसका संहार अवश्य किया जाएगा। तो ये हमको कहाँ से सीखने को मिल रहा है? साहित्य से सीखने को मिल रहा है। अब इसको क्या करेंगे? अब जैसे इतने सारे उदाहरण मैंने दे दिए, तो आप इसको लिखेंगे कैसे? इसको पहले आप प्राचीन काल में एक पैसेज आप लिखेंगे, प्राचीन समय का उदाहरण देते हुए, जोड़ते हुए चले जाएंगे। उसमें आप रामायण का उदाहरण देंगे, गीता का उदाहरण देंगे, महाभारत का उदाहरण देंगे, ठीक है, महात्मा बुद्ध का उदाहरण देंगे, महावीर स्वामी का उदाहरण देंगे। ये सब लिखते हुए चले जाएंगे। उसके बाद फिर मध्यकाल में साहित्य ने मानवीय मूल्यों का विकास कैसे किया है? मानवीय मूल्यों का विकास साहित्य ने मध्यकाल में कैसे किया है? इसमें आप कबीर को दिखा दीजिए, कबीर की रचनाओं को, कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, ठीक है। और दूसरी तरफ फिर कबीरदास जी बोलते हैं कि
कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासी तो चाखी भली पीस खात संसार। तो कबीरदास जी यहाँ क्या करते हैं, अंधविश्वास पे तीखा प्रहार करते हैं। अंधविश्वास मानवीय मूल्यों को महत्व देते हैं, सकारात्मक मूल्यों की वकालत करते हैं, अंधविश्वास पे प्रहार करते हैं। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। तो ये क्या है, साहित्य क्या कर रहा है, सकारात्मक मानवीय मूल्यों के विकास में सहयोग कर रहा है मध्यकाल में। ठीक है, और फिर आधुनिक काल में आ जाइए। आधुनिक काल में आप गांधी का उदाहरण दीजिए, गांधी का उदाहरण दीजिए, आप विवेकानंद का उदाहरण दीजिए, विवेकानंद का, आप अब्दुल कलाम का उदाहरण दीजिए, अब्दुल कलाम का। ठीक है, और फिर जब आप आधुनिक काल में साहित्य जो है मानवीय मूल्यों के विकास में किस प्रकार सहायक है, ये भी जब लिख देंगे तो आप समसामयिक संदर्भ में आ जाइए। समसामयिक संदर्भ में क्या करना है कि मानवीय मूल्यों का महत्व क्या है, समसामयिक संदर्भ में मानवीय मूल्यों का महत्व क्या है और वो मानवीय मूल्य साहित्य के माध्यम से किस तरीके से विकसित हो सकते हैं, या मानवीय मूल्य सकारात्मक हैं तो वो समाज को सकारात्मक दिशा कैसे दे सकते हैं साहित्य के माध्यम से, ये दिखाइए। जैसे सामाजिक क्षेत्र में आज सामाजिक क्षेत्र में क्या हो रहा है, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, लोगों के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो इन सब पे अगर साहित्य तीखा प्रहार करे, इन सब पे साहित्य अपनी लेखनी चलाए, तो सामाजिक क्षेत्र में इन अवगुणों का विनाश करके, इन अवगुणों को नष्ट करके अच्छे मूल्यों के विकास में सहयोग कर सकता है। इसी तरीके से आर्थिक क्षेत्र में आप लिख सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में भी जो है मतलब गलत तरीके से धन कमाना, चोरी करना और काला धन इकट्ठा करना, अपनी आय के स्रोत को छुपाना, ये सब क्या है, ये मानवीय मूल्यों के दुर्गुण हैं या नकारात्मक मानवीय मूल्य हैं। और इन नकारात्मक मानवीय मूल्यों पर जब कोई लेखक अपनी लेखनी चलाता है, जब कोई साहित्यकार कोई साहित्य लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई नाटक लिखता है या अखबार निकालता है, तो क्या होता है कि ये चीज़ें, जिन चीज़ों पे समाज का ध्यान नहीं जा रहा होता है, सरकारों का ध्यान नहीं जा रहा होता है, उस तरफ ध्यान जाता है और उस पर फिर कार्रवाई की जाती है, उन अवगुणों का नाश किया जाता है। इसी तरीके से आप पर्यावरणीय क्षेत्र में दिखा सकते हैं कि पर्यावरणीय क्षेत्रों में भी मानवीय मूल्यों का क्या महत्व है और वो साहित्य किस तरीके से मानवीय मूल्यों के विकास में पर्यावरणीय क्षेत्रों में भी योगदान दे सकता है। जैसे आज हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, मानव विकास के नाम पर जो है जंगल के जंगल नष्ट किए जा रहे हैं, नदियों का रास्ता रोका जा रहा है, और उसके परिणाम क्या है कि अभी देखिए उत्तराखंड में बादल फटने की घटना हुई। ठीक है, अभी आपने देखा कि तेलंगाना में मतलब एक कंपनी ने कोई फर्म जो लगा रही थी, उसकी वजह से कितने बड़े पैमाने पर जो है पशु पक्षियों को बेघर होना पड़ा। ठीक है, वहाँ पे न्यायालय को दखल देना पड़ा। तो अगर अखबार के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से जब कोई साहित्यकार, कोई लेखक इन चीज़ों पे अपनी लेखनी चलाएगा, लिखेगा, तो क्या होगा कि लोगों का ध्यान उस तरफ जाएगा, लोगों को ये बोध होगा कि हम मानव विकास के नाम पर, आर्थिक संपन्नता के नाम पर पर्यावरण की बलि नहीं दे सकते हैं, पशु पक्षियों की बलि नहीं दे सकते हैं, उनको घर से बेघर नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से सामाजिक हो गया, आर्थिक हो गया, पर्यावरणीय हो गया। अब आप राजनीतिक क्षेत्र में लिख लीजिए। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में भी मूल्यों का बड़ा महत्व होता है, और राजनीतिक क्षेत्र में मूल्यों का महत्व, जैसे ईमानदारी राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आवश्यक है। आज देख रहे हैं गलत तरीके से लोग चुनाव लड़ रहे हैं, गलत तरीके, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, गलत तरीके से मतलब लोग अपनी कह लीजिए कि आय को छुपा करके राजनीति में आ रहे हैं, अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं,
बाहुबल के आधार पे, धन बल के आधार पे लोग चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? मानवीय मूल्यों का क्षरण है, नकारात्मक मानवीय मूल्य हैं। इनके बजाय हमें ईमानदारी पे ध्यान देना चाहिए, सत्यनिष्ठा पे ध्यान देना चाहिए, उन्हीं नेताओं का चुनाव करना चाहिए जो लोक कल्याण की बात करें, जो ईमानदारी की बात करें, जो सामाजिक समरसता की बात करें, ना कि सांप्रदायिकता फैलाएं, धार्मिक उन्माद फैलाएं। और हम उन नेताओं का चुनाव कैसे करेंगे? जब हमको ये ज्ञान होगा कि गलत और सही क्या है। सही और गलत के बीच में जब भेद करने लायक हमारा समाज होगा, तभी सही कैंडिडेट का चुनाव कर पाएगा। और सही और गलत का भेद करने योग्य हमारा समाज कब होगा? जब वो साहित्य पढ़ेगा। और साहित्य जब वो पढ़ेगा तो साहित्यकार जब सही चीज़ें अपनी लेखनी में, अपनी रचनाओं में दिखाएगा, समाज को सही दिशा दिखाएगा, तभी जो है सही और गलत का भेद एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति कर पाएगा। तो मानवीय मूल्यों के विकास में साहित्य का योगदान राजनीतिक क्षेत्र में भी है, पर्यावरणीय क्षेत्र में भी है, आर्थिक क्षेत्र में भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस विषय पे निबंध लिख सकते थे। यानी कि सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना चाहिए कि मानव मूल्य क्या है, एक पैराग्राफ में 2-3 लाइन में। उसके बाद फिर साहित्य क्या है। तो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि मूल्य वो होते हैं, मूल्य वे गुण हैं, मूल्य वे आदतें हैं, मूल्य वो वस्तु है जिसको कोई व्यक्ति, व्यक्ति कहना सही नहीं है, कोई समाज विशेष अस्थायी रूप से लंबे समय से मानना शुरू कर देता है। और जब वो मूल्यों को मानना शुरू करता है तो वो मानव मूल्य बन जाता है। मतलब किसी भी आदत को, किसी भी चीज़ को जब वो मानना शुरू करेगा तो मानव मूल्य बन जाएगा। और मानव मूल्य सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जब कोई मूल्य समाज को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा हो, लंबे समय तक चल रहा हो, शाश्वत रहा हो, अस्थायी रहा हो, ठीक है, समाज में सांप्रदायिक एकता एवं सौहार्द का संदेश दे रहा हो, तो उसको हम सकारात्मक मूल्य कहते हैं। और इस सकारात्मक मूल्य का विकास साहित्य के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि साहित्य का अर्थ ही होता है कि जो हित की बात करे। तो जो समाज के हित की बात करेगा वही सकारात्मक मूल्य है। ठीक है, जो सामाजिक हित की बात करेगा, सामाजिक समरसता की बात करेगा, वही मतलब सामाजिक मूल्य है, सकारात्मक मूल्य है। और सामाजिक समरसता का मतलब सामाजिक समरसता की बात भी साहित्य तभी करेगा जब अच्छे मूल्यों वाला व्यक्ति उसको लिखेगा। कोई चोर अगर कोई रचना करेगा तो चोरी की ही बात बताएगा, लेकिन कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति कोई रचना करेगा, अपनी लेखनी चलाएगा, तो सीधी सी बात है कि वो अच्छी बातें ही बताएगा। तो हम साहित्य और मूल्य को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। साहित्य और मानव मूल्य दोनों समाज का अभिन्न अंग हैं, दोनों समाज को सकारात्मक दिशा दिखाने वाले हैं। ठीक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। इन्हीं को आप लिखते हुए, मानवीय मूल्यों और साहित्य पर लिखते हुए, बीच बीच में एक उदाहरण देते हुए आगे बढ़ जाएंगे। प्राचीन काल की बात करेंगे तो प्राचीन काल में मतलब प्राचीन काल में मानव मूल्यों के विकास में साहित्य ने किस तरीके से योगदान दिया, किस तरीके से जो है साहित्य ने ये सिद्ध किया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि ने मतलब ये सिद्ध किया किस तरीके से एक समय में कि सती प्रथा एक कुरीति है, सती प्रथा समाज के लिए हानिकारक है, बाल विवाह समाज के लिए हानिकारक है। ठीक है, विधवा विवाह निषेध समाज के लिए हानिकारक है। तो ये साहित्य के माध्यम से ही बताया गया। तो किस तरीके से ये प्राचीन समय में हुआ, प्राचीन समय में आप वैदिक साहित्य का उदाहरण दे सकते हैं कि प्राचीन समय में अपाला और घोषा का उदाहरण दे सकते हैं कि अपाला और घोषा ने मतलब क्या कहते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले करके, संवाद करके, साहित्यिक तर्क वितर्क करके
नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया कि महिलाएं भी पुरुषों से पीछे नहीं हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य रहा है। आप उसके बाद फिर मध्यकालीन समय में आ जाइए, तुलसी कबीर को लिखिए, ठीक है। पहले लिखिए कि किस तरीके से विभिन्न लेखकों ने, विभिन्न रचनाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नकारात्मक मूल्यों पर तीखा प्रहार किया, उनके उन्मूलन में सहयोग किया, साथ ही सकारात्मक मानवीय मूल्यों का भी संदेश दिया। आप इसमें रामचरितमानस के उदाहरण दे दीजिए, आप इसमें कबीरदास की रचनाओं के उदाहरण दे दीजिए, सूरदास की रचनाओं के उदाहरण दे दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आधुनिक काल में आ जाइए। आधुनिक काल में आप महादेवी वर्मा को लिखिए, आप सरोजिनी नायडू के लिखिए, आप स्वामी विवेकानंद को लिखिए, आप गुरु नानक को लिखिए, आप गुरु नानक तो मध्यकाल में आ जाएंगे, आप मुंशी प्रेमचंद को लिखिए। तो इन सब रचनाकारों के उदाहरणों के माध्यम से आप मानवीय मूल्य और साहित्य का महत्व क्या है उसको लिख सकते हैं। अब जब आपने सामाजिक क्षेत्र में साहित्य और मानवीय मूल्यों के महत्व को बता दिया, आर्थिक क्षेत्र में दिखा दिया, राजनीतिक क्षेत्र में दिखा दिया, तो आप आगे क्या करेंगे कि आगे का समाधान क्या हो सकता है, किस तरीके से मतलब साहित्य जो है मानवीय मूल्यों के विकास में आज के टाइम में अपना योगदान दे सकता है, कैसे साहित्य जो अपनी जिम्मेदारी से कभी कभी विरक्त हो जाता है, कभी कभी अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी को किस तरीके से निभाने की आवश्यकता है, उस पर लिख दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मूल्यों का क्या महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अब जैसे अगर दो देश हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान हैं, तो दोनों अगर सकारात्मक मूल्यों को मानने वाले हैं तो दोनों विकास के पथ पर अग्रसर होंगे। भारत पाकिस्तान, अगर दोनों में से कोई एक भी नकारात्मक मूल्य को मानने वाला है तो वो पतन की ओर अग्रसर हो जाएगा। पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है, आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब विभिन्न रचनाकार अपनी रचना करेंगे, लेख लिखेंगे, आतंकवाद पे लेख लिखेंगे, वैमनस्यता पर लेख लिखेंगे, ठीक है, और पाकिस्तान को अपनी रचनाओं के माध्यम से एक तरीके से कह लीजिए जब एक्सपोज करेगा साहित्यकार, रचनाकार, तो पाकिस्तान की जो करतूत है, पाकिस्तान की जो धूर्तता है, वो समाज के सामने आएगी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने आएगी। और जब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने आएगी तो लोग उसके उन्मूलन का या उसको कंट्रोल में करने का प्रयत्न भी करेंगे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी मानवीय मूल्य महत्वपूर्ण है। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मैंने बताया ही, आप इसमें एसडीजी का वर्णन कर सकते हैं कि अगर जो हमने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उन 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मानवीय मूल्यों का बड़ा महत्व है। क्योंकि मानवीय मूल्य क्या करता है, एसडीजी क्या करता है, गरीबी के उन्मूलन की बात करता है, ठीक है, स्वास्थ्य की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, जलवायु परिवर्तन की बात करता है, और ये सभी मानवीय मूल्य हैं। गरीबी का उन्मूलन मानवीय मूल्य है, स्वास्थ्य मानवीय मूल्य है, शिक्षा मानवीय मूल्य है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन मानवीय मूल्य है, जीवों की रक्षा करना मानवीय मूल्य है। तो आप इसको लिख सकते हो कि अगर हमको एसडीजी को प्राप्त करना है, सतत विकास लक्ष्यों को सही दिशा में सही समय पे 2030 तक प्राप्त करना है, तो मानवीय मूल्यों का विकास बड़ा महत्वपूर्ण है। और मानवीय मूल्यों का विकास कैसे हो सकता है, साहित्य के माध्यम से हो सकता है। तो अगर साहित्य उचित और अनुचित के बीच में एक पाठक को, एक विद्यार्थी को, एक नौकरशाह को भेद करना सिखाएगा अपनी रचनाओं के माध्यम से, तो ना सिर्फ अच्छे मानवीय गुणों का विकास होगा, बल्कि वो अच्छे मानवीय गुण हमें हमारे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहयोग देंगे। तो इस तरीके से मानवीय मूल्य और साहित्य को आप इंटरकनेक्ट करके लिख सकते हैं। और जब लिखें तो सबसे पहले किसी उदाहरण से आप निबंध की शुरुआत कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। निबंध जब लिखना शुरू करें तो पैसेज में लिखें। बहुत लोग क्या करते हैं, हेडिंग में लिखते हैं। जितनी भी बातें मैंने बताई, इनको आपको हेडिंग में नहीं लिखना है,
क्योंकि जब आप बड़े स्तर पे, बृहद स्तर पे निबंध लिखते हैं, आप IAS PCS लेवल का निबंध लिखते हैं, तो ये माना जाता है कि आप काफ़ी मतलब उच्च श्रेणी के विकसित विद्वता वाले इंसान हैं, विकसित कह लीजिए कि आपके अंदर एक लेखनी की अप्रोच डेवलप हो चुकी है, और फिर आप उस लेवल का निबंध लिखें तभी अच्छे अंक मिलेंगे। तो आप पैसेज दर पैसेज की एक पैराग्राफ में परिचय दे दीजिए, मानवीय मूल्य क्या है, साहित्य क्या है। दूसरे में जैसे आप प्राचीन काल के विषय में लिख दीजिए एक पैराग्राफ में, फिर दूसरे में मध्यकाल के विषय में, फिर एक पैराग्राफ में आधुनिक काल के विषय में, फिर एक पैराग्राफ में कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में जो है मूल्यों का क्या महत्व है, साहित्य का क्या महत्व है। एक पैराग्राफ ये हो गया है। और फिर एक पैराग्राफ में समाधान बता दीजिए कि SDG को प्राप्त करने में, सामाजिक समरसता का संदेश देने में, सौहार्द का संदेश देने में मानवीय मूल्य किस तरीके से महत्वपूर्ण है, साहित्य किस तरीके से महत्वपूर्ण है। मानवीय मूल्य और साहित्य दोनों एक दूसरे के पूरक बन के समाज को नई दशा और दिशा कैसे दे सकते हैं, इनके विषय में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप निबंध लिखेंगे पैरा टू पैरा, और जैसे आपको 600 शब्दों में लिखना है RO के लिए 40 अंक में, तो आप लगभग इसको 6 पेज में लिख दीजिए, 6 से 7 पेज में। और अगर आपको PCS के लिए लिखना है 700 शब्दों में, तो आप इसको 7-8 पेज में लिख दीजिए। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप निबंध लिखेंगे इस टॉपिक पे, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो उम्मीद है इससे आपको मानव मूल्य और साहित्य पे निबंध कैसे लिखना है, इसके विषय में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहेंगे तो इस विषय पे, इस टॉपिक पे आप निबंध लिखिएगा, और फिर मैं नीचे लिंक दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो उस पर अगर आप PDF बना के अपना निबंध भेज देंगे तो मैं उसको मतलब इवैल्यूएट भी कर दूंगा, उसका मूल्यांकन भी कर दूंगा। साथ ही साथ उसी टेलीग्राम ग्रुप में मैं इस विषय में खुद से एक मॉडल निबंध लिखकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो अगर आप लोग जो है, आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमसे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जो बताया गया उसको फॉलो कीजिए। जल्दी ही मैं नेक्स्ट टॉपिक का भी विश्लेषण इसी तरीके से करूंगा जो UP PCS 2024 में पूछा गया है। धन्यवाद।